अस्सलाम नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम पाकिस्तान इकॉनमी की बात करते हैं तो इस वक्त इसाक डार साहब वापस आ चुके हैं। क्या वाकई इसाक डार साहब जो हमारे हालात गिरती हुई इकॉनमी है या हमारी गिरती हुई मईशत है, इसको सहारा दे पाएंगे? इसके अलावा अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करता हूँ तो पूरी दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जाता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे करती है। लेकिन हमारी हमेशा से ये बदकिस्मती रही है कि हम जो भी कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, हम उन लोगों को इन बोर्ड नहीं लेते जो वाकई उसके हकदार होते हैं या वो माहिर होते हैं। तो हमारे साथ एक ये अलमिया भी रहा है, जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है कि पिछली गवर्नमेंट ने लूटा खाया, इस वजह से हमारी माशियत जो है वो गिर गई, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई है। लेकिन असल में हकीकत क्या है और बात क्या है, इसी पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मुख्तार अहमद साहब। मुख्तार साहब रियल एस्टेट से भी रिलेटेड हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ अहमद साहब। मुमताज़ साहब रियल एस्टेट से भी रिलेटेड हैं, इसके अलावा माहिर माशियात भी हैं। तो हम गवर्नमेंट को भी ये बताएंगे कि हम अपनी गिरती इकॉनमी को कैसे सहारा दे सकते हैं। ये सारी बातें मुमताज़ साहब से करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुमताज़ साहब, सबसे पहले तो सर बताएं कि अभी ज़ाहिर बात है कि हम इसाक डार साहब को वापस लाए। मौजूदा गवर्नमेंट ये समझती है कि वो बड़े माहिर माशियात हैं। हमारी जो इस वक्त महंगाई है अरूज पे जा रही है, चीज़ों के प्राइस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किल हमारी गिरती जा रही है, हम डिफ़ाल्टर होने के करीब आ रहे हैं। तो सर आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 पॉइंट्स का फार्मूला है जी जी, जो इकॉनमी को महीनों में नहीं दिनों में प्रमोट कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर खुले दिल से चैलेंज करता हूँ, ठीक है, कि मेरे इस फार्मूले पर अमल करके अगर ये डार साहब ने अभी आज ही फरमाया है कि मैं जो है ना ये 200 से नीचे डॉलर को लाऊंगा, लेकिन मेरे फार्मूले पर अगर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह ये 100 से भी नीचे आ सकता है। अच्छा सर, मैं एक बात जी बिल्कुल आपकी मैं चलें आपसे ये इसकी वजाहत भी पूछूंगा। जैसे अगर खान साहब की हुकूमत आई थी, असद उमर साहब बड़े दावे करते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो अवाम मुंह देखती रह गई, दिन पर दिन महंगाई की चक्की में फिरती रह गई। नून लीग का भी यही अलमिया था कि उन्होंने इमरान साहब की अगर हुकूमत ली तो यही इशू था कि महंगाई बहुत हो गई है, तो हम जो है गिरती हुई मईशत को बड़ा सहारा देंगे, इकॉनमी को बेहतर कर देंगे। लेकिन वो दिन ब दिन हालात हमारे अबतर होते जाए। लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि आप एक महीने में कह रहे हैं कि मैं अपनी आपकी मईशत को ठीक कर दूंगा? असल में बात पॉलिसीज की होती है। अच्छा, अगर पॉलिसीज पॉजिटिव बनाई जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मईशत जो है ना बहुत जल्दी प्रमोट हो सकती है। और हमारे पॉलिसी मेकर्स पता नहीं किस किस्म का ज़हन रखते हैं और आए रोज बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, बड़े बड़े वजीर मशीर जो है ना बैठे और वजीर खजाना तक जो है ना सारे बैठ के मईशत पर बात करते हैं। लेकिन कोई मैं देखता हूँ कि ऐसी कोई पॉजिटिव पॉलिसी नहीं तैयार करते जिससे मईशत को सहारा मिले, ठीक है। और मुझे यकीन करें कि इनको देखकर, इनकी ये बातें सुनकर हंसी आती है ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसी पॉलिसी तैयार करते हैं। मुमताज साहब, हमारे नाजरीन पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो प्लीज जरा वजाहत से बताएं कि कैसे हम अपनी पॉलिसी को बेटर करें और हमारे हालात बेहतर हो। इसी को तफसील से इंशाल्लाह बताऊंगा। मेरे पास सिर्फ 6 पॉइंट का फार्मूला है। नंबर 1 जी जी, नंबर 1 सूद। सूद अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है कि सूदी कारोबार में ना पढ़ो। ठीक है। अगर सूद में आप पढ़ेंगे तो जिस अल्लाह ताला और उसके नबी के साथ जंग के लिए तैयार हो जाएं। और अस्तगफिरुल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला और उसके नबी के साथ हम जंग कर सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और जब तक आप सूदी कारोबार में रहेंगे कभी भी आप सोचे ही ना कि ये पाकिस्तान की मईशत जो है ना बेहतर हो करेगी, सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। अपना मईशत की तरक्की चाहते हैं तो सूद को बिल्कुल यकसर खत्म करें, ठीक है, बिल्कुल सूद को खत्म करें। नंबर 2, ठीक है। अच्छा, इसी नंबर 1 पर मैं थोड़ा सा मज़ीद जी जी बिल्कुल आप तफसील से। जब आप सूद खत्म करेंगे तो पैसा बाहर आएगा। अच्छा, जो ले मैन जिन्होंने पैसा
बैंक में जाम रखा हुआ है वो पैसा बाहर आएगा और पैसा बाहर आके रोजगार भी पैदा करेगा, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी पहुंचाएगा, ठीक है। जब वो सर्कल में आएगा तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगा, जब सर्कल में नहीं आएगा तो पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंच सकता, ठीक है। नंबर 2 टैक्स। अच्छा, टैक्स बे इंतहा टैक्स जो पाकिस्तान में है, जो बंदा एक दफा कोई ट्रांजैक्शन करता है तो मेरे ख्याल से 3-4 दफा टैक्स देता है, ठीक है। टैक्स मिनिमाइज किया जाए, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन कम कर दिया जाए, इसको इतना मिनिमाइज किया जाए कि आज से समझो 20 साल पीछे का जो यानी टैक्स की जो शरह थी उस पर ले आए तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और टैक्स की जगह अगर ज़कात को लाया जाए, ठीक है, तो हर बंदा पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं और ये है ही बड़ी अच्छी। वैसे मुमताज साहब आपकी बात बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमारी कौम जो है ना वो वेलफेयर करने में बड़ी तेज है, हकीकत है। जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो सबसे आगे यही कौम होती है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं सर, ये जो हम स्टेप बाय स्टेप चले 2 पे अभी हम बात करते हैं, आपने कहा कि सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। मुशर्रफ दौर में जब पैसे की सर्कुलेशन मार्केट में हुई थी तो आप क्या समझते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया था? जी, शौकत अजीज साहब ने बहुत अच्छा ये जो है ना जी सिस्टम बनाया था, पॉलिसी तैयार की थी कि सूद उन्होंने खत्म किया था। अच्छा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इतनी तेजी से बिजनेस खुला था, इतनी तेजी से कि यानी कि जो बंदा मोटरसाइकिल पर था वो गाड़ी पर आ गया, जो पैदल था वो मोटरसाइकिल पर आ गया, ठीक हो गया। वजह ये थी कि सूद खत्म हुआ और पैसा बाहर आया, बिल्कुल ठीक, और हर किसी को रोजगार मिला। और क्योंकि मैं रियल एस्टेट के साथ हूँ और बिल्डर भी हूँ, ठीक है, और उस वक्त भी कंस्ट्रक्शन कर रहा था और इतना यानी कि लेबर शॉर्ट हो गई थी कि पाकिस्तान में लेबर नहीं मिलती थी, बल्कि ओवरसीज भी हमारे वापस आने शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बिजनेस है, ठीक है। ये फायदा किस चीज की वजह से पहुंचा था? सूद जीरो हुआ था। आई सी, ठीक हो गया। चलिए, हम टैक्स पे बात कर रही थी, अच्छा इस पे बात करें। नंबर 2 टैक्स। टैक्स तो एक ऐसी चीज है जो यानी कि अगर मिनिमाइज किया जाए, खत्म ना किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। आपने कहा कि इसको ज़कात की शक्ल में कन्वर्ट कर दे, ज़कात में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अगर आप ज़कात में कन्वर्ट करेंगे तो हर बंदा पाकिस्तान का दिल खोल कर देगा, ठीक है, बल्कि ज्यादा देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं जो दे रहा हूँ वो किसी मकसद के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और किसी मकसद के लिए मेरा फरीजा पूरा हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है ना, ये टैक्स की जगह अगर ज़कात लाई जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक हो, ज़कात का सिस्टम लाया जाए, ठीक हो गया, और टैक्स मिनिमाइज किया जाए। मैं टैक्स पर एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, कि मैं इस्लामाबाद में ज्यादातर रूरल एरिया में बिजनेस करता हूँ, रियल एस्टेट, ठीक हो गया। और 2018 तक एक 5 मरले की जो रजिस्ट्री थी, ट्रांसफर थी, वो 15,000 में ट्रांसफर हो जाती थी, ठीक है। और उसके अलावा 10 मरले की जो रजिस्ट्री थी वो तकरीबन कोई 30,000 के इर्द गिर्द हो जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी होती थी, लेकिन एक एवरेज ही ले लें, 10 मरले की रजिस्ट्री अगर 30,000 में ट्रांसफर होती थी तो एवरेज है तकरीबन कोई यानी कि 25,000 तकरीबन गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता था, और 5,000 अस्टाम वगैरह के कर लें, ठीक है। और 25,000 को 25,000 भी ना करें, उसको 20,000 पर करें, और तकरीबन 500 रजिस्ट्री सिर्फ रूरल एरिया में होती थी, ठीक है। और 500 को अगर 20,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1 करोड़ रकम बनती है, और गवर्नमेंट को 1 करोड़ डेली का रूरल एरिया से रेवेन्यू जा रहा था, और इसी तरह अर्बन एरिया से भी जाता था। और पाकिस्तान के 104 अजला से भी ज्यादा हैं, तकरीबन 104 हैं, और एक दिन की गवर्नमेंट का जो यानी कि जो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को आता था वो तकरीबन 1 बिलियन के इर्द गिर्द आता था, अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जब फौरन 2019 में इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए कि ट्रांसफर होना ही बंद हो गई थी, रजिस्ट्रियां ट्रांसफर होना ही बंद हो गई थी, और 1 साल के बाद तकरीबन जो मेरे पास भी जो पेंडिंग पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो ट्रांसफर कराते हैं। एक रजिस्ट्री लेकर गए, यकीन करें जब रजिस्ट्री ऑफिस में गए, हकीकत है कि सिर्फ 2 बंदे थे, ठीक है, रजिस्ट्री वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस में मौजूद थे। एक बंदा टेबल पर सर रखकर सो रहा था, एक बंदा चेयर पर टेक लगा के सो रहा था। हमने जाके उनको दिखाया, उन्होंने कहा ये कौन है जो 1 साल के बाद ट्रांसफर के लिए आ गए। तो वो 1 साल का जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को शॉर्ट हुआ, वो किसका नुकसान हुआ? गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, प्लस
عوام کا بھی نقصان ہوا, عوام کا روزگار بند ہو گیا. جو بیچارے 50,000 1 لاکھ پروفٹ لیتے تھے وہ 10-15 ہزار گورنمنٹ کو جو ہے نا ریونیو جاتا تھا وہ ٹرانسفر کرا دیتے تھے. اور یعنی کہ دو طرفہ فائدہ ہو رہا تھا, وہ دو طرفہ فائدہ بند ہو گیا, نقصان گورنمنٹ کا زیادہ ہوا. یعنی وہ ملک کا خزانہ جو بھرنے جا رہا تھا وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, یہ ٹیکس کی وجہ. رائٹ ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں نمبر 3. نمبر 3 جی جی, امپورٹ بند کی جائے. امپورٹ سوائے میڈیسن. ویلکم بیک ناظرین دیکھا ممتاز صاحب سے ہماری بات جاری ہے. بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. جی ممتاز صاحب, ہم نمبر 3 پہ بات کر رہے تھے. جی جی, کہ ہم اپنی جو ہے نا ایکسپورٹ کو بند کر دیں. جی جی, نمبر 3 تو تقریباً پورا ہو گیا تھا. نمبر 4 پر میں بات, نمبر 4 پہ چلے آ جاتے ہیں. نمبر 4 ہے افسرشاہی. اوکے, پاکستان میں افسرشاہی ہے. ایک پروفیسر صاحب ہیں, 22ویں اسکیل کے ہیں, 20ویں اسکیل کے ہیں, ان کے پاس سے 5 مرلے کا گھر ہے. ٹھیک ہے, شاید وہ بھی بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے, بڑی مشکل ہے. اسی طرح ڈاکٹرز ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ اپنے مشکل سے اپنا سسٹم چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو انتظامیہ کے, عدلیہ کے اور دوسرے افسران ہیں, اتنے بڑے بڑے محل ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر ایک ان کا جو ہے نا محل سیل کر کے اور وہ جو ہے نا پاکستان کا قرض اتارا جائے تو میرے خیال ہے کہ یہ کر سکتا ہے. کیونکہ صرف ایک پنڈی اسلام آباد کی میں بات کرتا ہوں کہ میرے خیال ہے کہ ہزاروں اس طرح کے یعنی کہ محل ہیں جو ایک بندے نے جو ہے نا کے یوز میں ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. وہ افسرشاہی ختم ہونی چاہیے. فرض کیا انتظامیہ کے افسران ہیں, ایک خوبصورت سا پلازا بنایا جائے, اس میں خوبصورت سے فلیٹس بنائیں. ٹھیک ہے. اور جو 2-3 کمروں والے میں رہ رہا ہے وہ 5 بیڈ والے جو ہے نا ان کو اپارٹمنٹس دیے جائیں, اور اچھی سیکیورٹی, اچھی سہولیات دی جائیں, اور ایک ہی پلازے میں ان کو کنورٹ کر دیا جائے, شفٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اور بڑے بڑے محل جو ہے نا یہ ختم کیے جائیں, کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس ٹائم اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کا یعنی کہ آپ اتنے بڑے محلوں میں رہیں. یہ افسرشاہی ختم کی جائے. ٹھیک ہو گیا. جتنا بھی جلدی ہو سکے افسرشاہی ختم. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 5. جی جی, نمبر 5 ایسا پوائنٹ ہے جو میرا خیال ہے کہ میرے علاوہ پاکستان میں اس ٹائم تک کسی نے نہیں سوچا ہوگا, شاید میری اس پر اپوزیشن بھی بہت ہو. اچھا, اردو زبان ہے. اردو زبان کو ختم کر دیا جائے. اچھا, کیا سائنس اردو میں ہے, کیا اور ریسرچ اردو میں ہے, کوئی ہمارا کوئی اپنا لٹریچر اردو میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ نے اردو کیوں اڈاپٹ کی ہوئی ہے؟ اردو کو ختم کر دیا جائے. اردو چونکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ گھر میں اردو بولتے ہیں اور جا کے ان کو انگلش مل جاتی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ پھر وہ چیز جو حاصل کرنی ہوتی ہے, جو ٹائم ان کا کچھ حاصل کرنے کا ہوتا ہے وہ ٹرانسلیشن میں گزار دیتے ہیں. اگر اردو ہی جو ہے نا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارے لٹریچر اردو میں کنورٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ ٹرانسلیٹ کر کے دیں ان کو. ٹھیک ہے. دیکھیں سر, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنی ظاہری بات ہے, یہ ہماری قومی زبان ہے, اس کو ختم ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ظاہر کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. لیکن یہ بات آپ کا پوائنٹ زیر غور ہے کہ ہم اپنی تمام جو قسم کی جو ہماری تعلیمی ادارے یا بکس اینڈ سلیبس ہے اس کو ہم اردو میں کنورٹ کر دیں. اردو میں کنورٹ کریں. بالکل ٹھیک. اگر اردو میں نہیں آپ ٹرانسلیٹ کرتے تو پھر اس کو ختم کر دیں. کیا وجہ ہے؟ یہ اردو کیوں ہم نے رکھی ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ کہتے ہیں ہماری قومی زبان ہے, قومی زبان ہماری کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2 بڑی زبانیں ہیں دوسری جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں, انگلش ہے اور عربی ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں زبانوں میں سے جو مرضی آپ اختیار کر لیں, لیکن اردو جو ہے نا اردو کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. ہمارا بہت پڑھا لکھا بھی شخص کوئی اگر ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ گنگا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس کو انگلش پر عبور ہو وہ بات نہیں کر سکتا, انٹرنیشنل لیول پہ وہ کمپٹیشن نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف 2 زبانیں ہیں, عربی اور انگلش. انگلش سے میرا یعنی کہ انگلش سے میں یعنی کہ انکار نہیں ہے انگلش سے. ٹھیک ہے, اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. انگلش کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, جبکہ میری جو فیوریٹ ہے وہ عربی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اردو میں آلریڈی 50% جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ہیں, اس کے حروف تہجی عربی کے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم آسانی سے اگر ہمارا کوئی
अनपढ़ बंदा भी अरब कंट्रीज में जाए और 1 साल के बाद आता है तो वो अरबी फाफर बोल रहा होता है, ठीक हो गया, ठीक है। और अगर पढ़ा लिखा बंदा भी अगर इंग्लिश कंट्रीज में जाए तो सारी जिंदगी भी लगा के आ जाए तो इंग्लिश पर उसको अबूर नहीं आ सकता, नहीं होता, बिल्कुल ठीक। और अरबी के कम से कम मेरे ख्याल 25 से ज्यादा ममालिक हैं जिनमें अरबी जुबान चल रही है, ठीक है। और यही जो हमारे ओवरसीज हैं जाके 2000-5000 रियाल सैलरीज ले रहे हैं, अगर हमारी जुबान ही अरबी हो ठीक तो है। यही लोग जो है ना उधर जाके डबल से ट्रिपल तक सैलरी भी ले सकते हैं, क्योंकि वो उनको अरबी जुबान पर अरूज हो, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अबूर हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना जो उर्दू है ये खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बाकी भी देख लें, चाइना देख लें, और बहुत से ममालिक होते हैं अपनी ज़ाती जो ज़ुबान थी मदर लैंग्वेज में उन्होंने आगे इम्प्रूव किया। ये आपकी ट्रांसलेशन नहीं हुई, ट्रांसलेशन अगर करते रहते तो फिर तो कोई मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था, बिल्कुल। चलिए अब हम नंबर 6 पे आ जाते हैं सर। नंबर 6, इस मुल्क में जमहूरियत की बजाय अगर 50 साल के लिए मार्शल लॉ लगा दिया जाए। ठीक हो सर, कैसी बातें आप कर रहे हैं? मेरी बातें ऐसी हैं, अच्छा। मुझे पर अमल करें, अगर पाकिस्तान तरक्की ना करे तो फिर मुझे पकड़ें, ठीक हो। मैं कहता हूँ मुझे जो मर्जी है सजा दें। अच्छा, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन आप कैसे ध्यान डेफिनेशन करते ये हैं? है कि जो बार बार जमहूरियत वो चेंज होती है, एक थोड़ा सा सीखता है उसको परे करके दूसरे को लगा दिया जाता है, ठीक हो गया। अगर मार्शल लॉ नहीं लगाते तो फिर आर्मी चीफ का ओहदा खत्म कर दिया जाए। अच्छा, आर्मी चीफ के बजाय जो कोर कमांडर्स हैं सबको चीफ बना दिया जाए। अच्छा। और सुप्रीम चीफ वजीर दफा हो जाए। पुलिस का कोई चीफ है, आईजी है ना, वफाक का अलग है, सूबों का अलग है, तो वो किसके अंडर है? वो वजीर दाखिला के अंडर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह जो ये कोर कमांडर्स, चीफ कोर कमांडर्स जो हों वो डायरेक्ट वजीर दफा के अंडर काम करें। अच्छा, ठीक है। आपको नेवी के चीफ का नाम आता है? नहीं आता। सही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी जी नेवी के बिल्कुल, चीफ का नाम नहीं आता। आपको एयरफोर्स के चीफ का नाम आता है? नहीं आता। आर्मी के चीफ का क्यों नाम आता है? आपको भी आता है, मुझे भी आता है, और पाकिस्तान में बच्चे बच्चे का नाम आता है, कोई है ना वजह? ठीक हो गया। बस मेरे ये जो है ना ये 6 नकाती 6 पॉइंट्स का फार्मूला है, और इस पर मैं खुद दिल से चैलेंज करता हूँ। अगर इस पर अमल किया जाए, अगर पाकिस्तान महीनों में नहीं दिनों में ना बदलता हुआ नजर आए। अच्छा, मुझे मुमताज साहब ये बताएं, ये जो आपने हमें सारा फार्मूला 6 नकाती फार्मूला बताया, क्या इससे पहले कभी आपने किसी गवर्नमेंट लेवल पे या किसी प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अच्छा। मैं अपने तौर पर जब टीवी पर देखता हूँ इन लोगों को तो बस मुझे इन पर जो है ना ठीक हो गया, मजाक ही लगती है। ये हमारे मुल्क के साथ, हमारे प्यारे वतन के साथ मजाक कर रहे हैं। अच्छा, आप रियल स्टेट से भी हैं, चले हमारे बहुत से नाजरीन, हमारे कुछ ऐसे लोग भी देख रहे होंगे गवर्नमेंट अदारों से रिलेटेड, और माशाल्लाह आपने जो तजावीज़ दी हैं वो इन पे ज़रूर गौर करेंगे, और इन पे आई थिंक कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है, चलें ये देखते हैं। अच्छा मुमताज़ साहब ये बताएं कि तो आप लोगों ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है, हम तो मशवरा ही दे सकते हैं। मशवरा दे सकते मशवरा हैं। हमने दे दी। अभी चले रियल स्टेट के भी आप माशाल्लाह माहिर हैं, आप बिल्डर भी हैं, मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो रियल स्टेट सेक्टर के लिए रूल रेगुलेशंस हैं, लॉ हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक ना तो इस पे कोई कानून बना, ना ही कोई ऐसा लॉ बना। इस पे क्या कहते हैं आप? रियल एस्टेट असल में सबसे ज्यादा जो है ना रेवेन्यू गवर्नमेंट को रियल एस्टेट ही दे रहा है। ठीक हो गया। ठीक है। अगर इसको यानी कि थोड़ी सहूलियात दी जाए, फैसिलिटेट किया जाए, तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान के जो कर्ज का मसला है वो भी काफी हद तक हल हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी चलिए हम इसको इंडस्ट्री तो कहते हैं, क्या आप ये नहीं समझते इसके लिए कोई वजारत होनी चाहिए जहाँ पे वाकई आप लोगों के जो मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पे हल किया जाए? जी, इसकी बाकायदा वजारत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जो मुल्क को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप ऐसी पॉलिसीज तैयार करेंगे जो इस शोबे को डिस्टर्ब करेंगी, इस शोबे को मुतासर करेंगी, तो फिर हमारे वतन को जो है ना बहुत नुकसान होता है। इसलिए रियल एस्टेट की मुझे ये बताएं सर, पिछली गवर्नमेंट ने एक एम्बेसडर स्कीम अनाउंस की थी, ठीक है, कि आपके पास जो भी पैसा है अगर आप रियल एस्टेट में लगाते हैं तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। इस गवर्नमेंट ने आके उस स्कीम को भी बंद किया, मजीद आप पे टैक्सेस, अभी जैसे आपने मुझे वो रजिस्ट्री का बताया था कि उस वक्त इतनी रजिस्ट्रियाँ होती थी, अब इतना वो रेशो रह गया है, तो इस पे आप क्या कहते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, कंस्ट्रक्शन मटीरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप पे? पाकिस्तान की आबादी में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, और जिस तरह
गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने बेतहाशा टैक्सेस लगाए, इस तरह अनकरीब यानी कि घरों का बहुत अहम मसला एक बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक स्लो होगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन स्लो होगी तो एम्प्लॉयमेंट का भी मसला होगा, उसके अलावा इंडस्ट्री भी रुकेगी, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स वगैरह बन रही हैं, जो मटेरियल तैयार हो रहा है वो भी स्लो हो जाएगा, इसलिए पूरे यानी कि मुल्क को नुकसान होगा। ठीक है सर, इस वक्त जो मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? चलें ये बताएं। टैक्सेस की वजह से, टैक्सेस कम करें, कंट्रोल हो जाएगा। और मुख्तसर इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अच्छा। टैक्सेस कम करें, और जो भट्टे पर ईंटें बना रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स कम होगा तो वो अपनी ईंटें सस्ती कर देगा। इसी तरह क्रश प्लांट है, इसी तरह सीमेंट है, इसी तरह स्टील है। स्टील इतना तेजी से इतना ज्यादा महंगा हुआ, वजह सिर्फ टैक्सेस है, टैक्सेस की वजह से। अच्छा मुमताज़ साहब, एक और बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ शहर की, बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ बनती हैं जो मीडिया में बड़ा प्रचार करती हैं, लेकिन होता ये है कि आज भी आपने देखा कि कोर्ट में बहुत से ऐसे केसेस होंगे कि जो सालों से चल रहे हैं, 10-10, 20-20 साल से। वो क्या होता है कि वो उनके पास ना तो NOC होती है, ना लैंड पूरी होती है, लेकिन वो लोगों की जमा पूंजी लूट के फरार हो जाती हैं। तो इसके सद्देबाब के लिए आप क्या कहते हैं? कैसे? असल में सोसाइटीज़ के तो मैं खिलाफ हूँ। मैं तो पाकिस्तान के लिए यही तजवीज़ करूँगा कि हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान एरिया वाइज 34th मुल्क है और पॉपुलेशन वाइज अपना 6 नंबर है इसका। ओके। और इतनी तेजी से जरखेज जमीन खाई जा रही है, हड़प हो रही है, वो वजह ये है कि बड़ी बड़ी सोसाइटियां बन रही हैं। अगर सोसाइटियों के लिए सिर्फ इस्लामाबाद को ले लेते हैं कि इस्लामाबाद में जितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इससे 10 गुना जो है ना और हो सकती है। इसमें जितने प्लाट्स हाई राइज बन चुके हैं, इससे तकरीबन यानी कि 15 गुना जो है ना अभी बाकी हैं। उनको अल्टीमेटम दिया जाए, आप कंस्ट्रक्शन करें अपने प्लाटों में, नहीं कंस्ट्रक्शन करते तो आपके प्लाट नीलाम कर दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये अगर हाई राइज की तरफ आए और जरखेज जमीन बचाई जाए, मेरा ख्याल है कि ये जो है काफी। सर एंड में क्या मैसेज, क्या पैगाम देंगे आप गवर्नमेंट को? क्या पैगाम देंगे? कैमरे में देख के बताइए। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि बराए मेहरबानी टैक्स मिनिमाइज की जाए, टैक्स के बजाय ज़कात लाई जाए और सूद खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान की बातें सुनी, इन्होंने 6 किस्म की हमें तजवीज़ दी हैं। अब ये गवर्नमेंट में जो आला इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर मुमताज़ साहब जैसे बंदों के तजर्बे और इनकी सलाहियतों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ राजा को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।